नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This is me Fasiha and I am with Raima, and yes, Mara is there with us for today's book club. We are actually entering in the week number 8 और आज हमारा लास्ट डे है विद द बुक द होल ब्रेन चाइल्ड। सो बस इंशाल्लाह शुरू करते हैं अपनी आज की किताब के इस चैप्टर को, चैप्टर 5 इन चैप्टर 6 इंशाल्लाह। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसी हैं राइमा, कैसी हैं सुमेरा, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और yes, Raima, today we are on chapter 5, the United States of Me. जी Yes. कहाँ से शुरू करते हैं हम इसको? असल में दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ सेल्फ, राइट? मतलब सब कुछ इंटीग्रेट करना है हमने अपना। हाँ जी, अभी तक हमने ये देखा ना, एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं कि पहले हमने राइट एंड लेफ्ट ब्रेन देखे, फिर हमने अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स को देखा, फिर हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरीज को किया, और अब ये जो है ये पूरे मतलब ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, हाँ उनके बारे में ये बात करेंगे। तो स्टार्ट होता है कि मैं करूँ फसिया या आप हाँ, बताएं? आप अच्छा, स्टार्ट कर लें। जोश और उसकी जो परफेक्शनिज्म वाली हाँ एग्जांपल स्टार्ट लें, ठीक फिर है। मैं। तो जोश एक था बच्चा जिसके बारे में सब लोग बहुत वो थे कि भाई ये तो हर काम कर सकता है, या कोई ऐसा काम तो नहीं है जो ये नहीं कर सकता। मतलब कोई गेम हो गई, कोई एकेडमिक्स की कोई और चीज हो गई, एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया, मतलब हर चीज में ही वॉज ऑल परफेक्ट। लेकिन उसकी माँ को पता था, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, माँ को पता होता है। उसकी माँ को पता था कि समथिंग इज कि ये जो है ना वो डिफीट या आप थोड़ा सा भी आप कह ले सेटबैक बर्दाश्त नहीं करता, और वो उसको अपनी सेल्फ वर्थ से फिर जो है ना अपने आप को कम समझता है, और अपनी किसी भी फेलियर को अपने आप को निगेट करता है, फिर समझता है कि मैं इस काबिल नहीं था, मुझसे ये क्यों हो गया। होते हैं ना जैसे बहुत परफेक्ट लोग कि भाई यहाँ से यहाँ ये ऐसे क्यों हो गया, मुझसे ये नहीं, मैं किसी काबिल नहीं। तो उसके पीछे थोड़ी सी रीजन ये इन्होंने बताई कि उसके वालिद उसको छोड़ गए थे जब वो बहुत छोटा था। तो उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी में यानी बेटे उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी उसने इक्वेट कर लिया कि नॉट बीइंग परफेक्ट को अबैंडनमेंट से, कि भाई मेरा वालिद शायद इसलिए मुझे छोड़ के चला गया कि मैं कोई इतना अच्छा नहीं था या इतना परफेक्ट नहीं था। तो इस स्टोरी को बताने के बाद ये कि उन्होंने इस टीना के पास उसको लाए, और उन्होंने फिर उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया। और वो काम किस तरह किया कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो किस तरह से काम करता है। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे माइंड साइट एंड द व्हील ऑफ अवेयरनेस। अच्छा, एक बात इन्होंने बताई है कि मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग कम्स फ्रॉम अचीविंग इनसाइट एंड क्लैरिटी ऑफ ओन माइंड। जब हम अपने ब्रेन के साथ क्लियर होंगे तो हमें जो है वो मतलब हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी, और थोड़ा बेहतर हम फैसले भी कर सकेंगे, और जो मतलब जिंदगी के मामलात में थोड़े बेहतर होंगे। सो माइंड साइट असल में क्या चीज है? माइंड साइट में दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये कि अंडरस्टैंडिंग योर ओन माइंड, और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग अदर्स ऑल्सो। और ये होता किस तरह कि इसको उन्होंने एक आप कह लें मिसाल से यूं समझाया है कि एक हमारे ब्रेन का हब होता है, सेंट्रल पार्ट, ठीक है, जिसमें आप बहुत पीसफुल काम रिलैक्स होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, समझ रहे होते हैं चीजों को। यानी आप ये समझ लें कि लेफ्ट ब्रेन ज्यादा उसमें आपका काम कर रहा होता है, रीजनिंग लॉजिकल सब चीजें सब सेट हो रही होती हैं। और उसको समझ ले जैसे साइकिल का बीच वाला होता है ना हब सा, ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। और फिर एक रिम होता है, आउटर रिम, जो वो यूं कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, और उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। उसमें आपकी मेमोरीज होती हैं, थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपकी परसेप्शन है, इवन आपकी बॉडी सेंसेशंस भी उसमें होते हैं। तो मसला क्या होता है? मसला कभी कभी ये होता है कि हम ये जो रिम के डिफरेंट पॉइंट्स हैं इनमें से किसी एक पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं, और जब हम स्टक हो जाते हैं तो फिर हमें सिर्फ वही चीज बार बार बॉदर कर रही होती है, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि व्हाट नेक्स्ट, या हम इससे निकले कैसे। तो जोश के साथ भी यही हो रहा था
कि उसके रिम में जो वो उसकी फीलिंग ऑफ आप कह लें कि बीइंग परफेक्ट या फीलिंग ऑफ नॉट डूइंग इनफ, ये वाली जो थी, ये बहुत ज्यादा उसको हॉन्ट कर रही थी, और उसकी वजह से उसकी मतलब जो अपनी सेल्फ वर्थ थी उसकी अपनी नजरों में वो कम हो रही थी। ट्रू दैट। आई होप के ये अंडरस्टैंडेबल है इंशाल्लाह। यस, या ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाकी ये देखते हैं ना कि मतलब ये जो माइंड साइट का वर्ड है ये डैन ने खुद ही क्वाइन किया हुआ है, मतलब ये किसी और टर्मिनोलॉजी में हमें नहीं मिलता। तो हाँ। माइंड साइट से उसकी मुराद ये है कि आपके माइंड्स की इनसाइड्स, इनसाइड्स होती हैं, आउटसाइड्स होती हैं। तो माइंड साइट्स, के आपके अंदर क्या चल रहा है ना, हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है। तो ये उसने इसको किया, और फिर उसमें वही बात के हमने जो ये हब वाली पिक्चर देखी है ना, इनर प्लेस वाली, तो ये असल वो चीज है जो कि आप लोगों के साथ भी होती है, आपके बच्चों के साथ भी होती है, और हमारे साथ भी होती है। तो हम्म। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी पावरफुल इन दिस चैप्टर, के अगर हम माइंड साइड को देखें, और इतने जहाँ पे जो पेज नंबर 101 पे अगर हम देखें राइमा, तो इसने जो जोश का दिया हुआ है, जी जी। माइंड साइड दिया हुआ है, तो उसने देखो उसकी मेमोरीज में क्या था, के वरीज अबाउट बीइंग सोलो या बैंड सोलो। हम्म। तो उसको उस चीज से जो उसकी बचपन की एक थी ना इनसाइट, वो हमेशा उसी के ऊपर हावी रहता था। हावी हो तो इस जाता। वजह से उसके वो हर फीलिंग में उसको बस फीलिंग का कनेक्ट ही उसने वहां से किया हुआ है। हम्म। So this is how के mindset let him see what was happening in his own mind, so he could understand that he was the one giving all his this time and energy to these rim points, and that if he wanted, he could return to his hub where he could see the big picture and focus on another rim points instead. So वो कहते हैं कि those fears and worries were definitely part of him, but they didn't हम्म। the feel, which was the most thoughtful and objective part of himself. He could choose how much attention to give them, as well as which other rim points he wanted to focus on. अच्छा, यहाँ पे बड़े मजे की बात है कि हमें लगता है कि जैसे हमारी कुछ पुरानी यादें हैं ना, तो हम चाहते हैं वो खत्म हो जाए। यानी कि बच्चे का कोई बैड एक्सपीरियंस गुजरा है, तो वो डिलीट हो जाए, वो खत्म हो जाए, उस वो कभी सोचे नहीं, बैड मेमोरीज को कभी सोचे नहीं, वो मतलब उसको ऐसा हो जैसे वो भूल जाए। कोई एक्सीडेंट होता है तो हम कहते हैं नहीं, बच्चे को ना ये भुला दो, बच्चे को भुलाओ ये। तो ऐसा हो नहीं सकता, टेक्निकली दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आप कर आके आप मेमोरी डिलीशन होती है, ठीक है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड द मेमोरी डिलीशन, बट इट नेवर हेल्प्स बिकॉज दीज इवेंट्स एक्चुअली मेड यू। अगर आप वही सब हटा दोगे तो आपकी अपनी जात कहाँ रहेगी, आप तो खत्म हो जाओगे। आपको आपकी उन्हीं इवेंट्स की लर्निंग्स ही तो बनाती हैं। तो इसलिए वो अंदर तो होंगे, वो बैड मेमोरीज अंदर तो होंगी, लेकिन हमने क्या करना है, हमें फोकस को ड्राइव करना सीखना भी है और सिखाना भी है। ठीक है, कि हमारी जिंदगी में सिर्फ वही इवेंट्स नहीं थे, मतलब वन डे इवेंट कैन नॉट रेप्लिकेट यू और कैन नॉट बी मल्टीप्लाई टू द होल लाइफ। एक दिन का इवेंट था ना, वो खत्म हो गया, इट मीन्स यू हैव अ कंप्लीट लाइफ अहेड। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते एक दिन के, एक महीने के, एक साल के, 6 साल के एक्सपीरियंस को भी मल्टीप्लाई कर दो। कुछ लोग कहते हैं यार हम ना, हमने पता है 5 साल हमने बहुत सरप्रेस होके गुजारे हैं, हमने 5 साल जिंदगी के ऐसे गुजारे कि हम थे ही नहीं। तो 5 इयर्स, अपनी एज देखें, आप कहीं 40 इयर्स के हैं, कहीं 35 इयर्स के हैं, कहीं 30 इयर्स के हैं। 30 सालों में अगर 5 साल में कोई एक्सपीरियंस मिल गया है, सो वाई यू आर मल्टीप्लाइंग द 5 ईयर टॉर्चर टू द होल लाइफ। कैन वी कैन वी इमेजिन हाउ द एग्जैक्टली। कितना छोटा स्लाइड सी चेंज से आपका पूरा माइंडसेट बदल जाता है। हम्म। दिस इज एक्चुअली ऑन यू कि आप चूज क्या करते हो, सड़े हुए रहना चूज करते हो, दुखी रहना चूज करते हो, गुस्से में रहना चूज करते हो, अपने आप को विक्टिम समझना चूज करते हो, या आप ये देखते हो कि टेक्निकली दीज वर ओनली फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज, फ्यू आवर्स, दैट्स इट। सो इसी तरह बच्चे के साथ हो रहा है कि उसको माइंड साइट चाहिए। जब मतलब एक मदर खुद ही अंडरस्टैंड नहीं करेगी ना, लिटरली आप आगे इसको ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। सो फर्स्ट एंड पे आपको खुद भी इसको अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, यहाँ पे इसने आगे एक दिया मैंने, स्टक ऑन द रिम, डिस्टिंग्विश बिटवीन फील एंड एम। अच्छा, अब वो कहता है कि जॉश वाज सफरिंग वाज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग स्टक ऑन द रिम, जो कि बात अभी राइमा ने भी की थी, ऑफ द व्हील ऑफ अवेयरनेस।
ठीक है, rather than perceiving his world from his hub and integrating his many rim points, he directed all the attention towards just few particular rim points and created an anxious and critical state of mind. As a result, he lost touch with many of the other part of that rim and could help him experience a more peaceful and accepting state of mind. अब ये वो जगह है जहाँ पे बच्चा जो है ना वो इंटीग्रेट नहीं कर रहा होता, और उससे होता क्या है कि this leaves them confusing the difference between feel and am. When children experience a particular state of mind, such as feeling frustrated or lonely, they may attempt to define themselves based on that temporary experience. अच्छा, इस पूरे चैप्टर की सबसे प्यारी बात ना ये है कि होता ही है कि जब भी हमें कोई इवेंट मिलता है, कोई मौका मिलता है, तो जो हमारी टेम्परेरी फीलिंग होती है ना, हम उसको परमानेंट फीलिंग बना लेते हैं. And this is the most, the important point of this complete chapter, कि आप क्या करते हैं, जैसे I am feeling lonely, ठीक है, and this lonely multiply by to self. आपने अपनी सेल्फ का परसेप्शन ही ये दे दिया. जैसे वो इनको कह रहा है कि स्टेट वर्सेस ट्रेट आप समझ लें कि आप एक स्टेट में होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा ट्रेट ही है, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होगी है yes. कि मैं उदास हूँ, अभी उदास हूँ, और ये मैं फील कर रही हूँ, मैं अभी उदास महसूस कर रही हूँ, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं मैं तो हूँ ही उदास. और आई थिंक इसका कुछ थोड़ा बहुत ताल्लुक लेबलिंग से है, जब हम फिर बच्चों को भी लेबल कर देते हैं. ट्रू दैट. ये बिल्कुल वैसे ही है कि मतलब एक छोटी सी फीलिंग सब पे हम कर देते हैं. गिव मी ए मोमेंट राइमा. आई ओके जी, तो वी वर एट द स्टेट वर्सेस ट्रेड. जी राइमा, आप कंटिन्यू करें. हाँ जो जी, आप तो इसमें उन्होंने यही बताया कि वो टेम्परेरी फीलिंग्स होती हैं जिसको हम परमानेंट अपना समझ लेते हैं कि हम हैं ही ऐसे. तो बच्चों को असल में यही सिखाना है कि व्हील ऑफ अवेयरनेस जो है ना वो हमें फिर चॉइस दे देता है कि हमने किस चीज के ऊपर फोकस करना है. ठीक है, तो बच्चे अपनी माइंड साइड को डेवलप कर लें. जिस तरह एक आगे उसने एग्जांपल दी कि एक बच्ची है जिससे अभी होमवर्क आज नहीं हो रहा, और वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही है कि मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं तो हूँ ही जिस तरह होता है ना हम अपने आप को कहना शुरू कर देते, मैं तो हूँ ही कुन जहन, ये हो ही नहीं रहा. तो वो कुन जहन नहीं है. हाँ, ये असाइनमेंट उसके लिए मुश्किल हो सकती है. तो अगर माइंड साइड की प्रैक्टिस की हो, या मतलब इंटीग्रेट हमने किया हो अपने ब्रेन को, और वो किस तरह करना है वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अगर इंटीग्रेट सही हुए होंगे तो हमें पता होगा कि हाँ अभी ये मुश्किल है, लेकिन मैं इसको कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी. ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही डम हूँ या बेवकूफ हूँ, ये हो नहीं सकता मुझसे. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड ट्रेट. ट्रू है, ट्रू है. अच्छा, फिर अच्छा उसके बाद वो कहता है ना यहाँ, या यू कैन कैरी ऑन कि मैं अगला टॉपिक बोल दूं. हाँ जी, बस वो ये था कि उसके बाद मतलब करना क्या है कि वो जो हेडिंग उन्होंने दी हुई कि पावर ऑफ फोकस्ड अटेंशन, कि हमारा ब्रेन जब हम किसी चीज पे फोकस करते हैं तो वो कैसे चेंज हो जाता है. और ये जब मैं पढ़ी थी तो मेरे लिटरली मेरे मुंह से निकला सुभान अल्लाह. मतलब इस चीज को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं. जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आपने कोई एक्सपीरियंस अगर किया है तो वो दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स फायर होते हैं, और फिर वो प्रोटीन सिक्रीट होती हैं, प्रोटीन आपके बनते हैं, और फिर उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो दिमाग में आपकी चीजें होती हैं उनके साथ वायर करके, तो वो मतलब न्यूरॉन डेट फायर्स टुगेदर वायर टुगेदर, वो पूरा एक प्रोसेस होता है. तो आप जिस चीज पे आप तवज्जो देंगे आपका सारा दिमाग उस अपनी एनर्जी सारी उसी पे लगा देगा, एंड यू फील इन दैट वे. ट्रू सो दैट. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि चाहे हम जितने भी बड़े हो जाए, ब्रेन इज प्लास्टिक, और वो चेंज होता रहता है आपके एक्सपीरियंसेस से. मैं आपको ना एक बड़ी इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल है, जो आई बिलीव यू गाइस विल एंटरटेन वेल. ठीक है, एंटरटेन ही होंगे इससे, लेकिन दिस विल गिव यू ए फूड फॉर थॉट एज वेल. अच्छा, आई हैव गॉट वन girl, and she was very very young. Very very young means she was like about under 20. ठीक है, and she were on actually 2 medicines and having her, शदीद वाले पैनिक अटैक्स, कि मतलब वो किसी को भी ना बीमार देख ले तो उसको लगता था ये मरने वाला है, और किसी की खबर सुन ले या कोई ब्लड देख ले एंड शी विल लाइक फेंट एट दैट वेरी स्पॉट. अच्छा, वो उसके साथ ना मैट्रिकुलेशन से चल रहा था.
मेट्रिकुलेशन से एज 15 से उसको ये शुरू हुआ था। अब अभी वो थी एज 19 में, उसका एडमिशन होना था, और वो भी मेडिकल में, क्योंकि माँ बाप ने कहा था जहीन है मेडिकल पढ़ाना है। अब बच्चा जहीन भी है, सब कुछ है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम साइड पे चल रही है। कैन यू इमेजिन, ओनली 3 weeks, only she took 3 weeks and she neuroplasted herself, हम्म। only in 3 weeks, 3 weeks, 3 sessions, that's it. माशाल्लाह माशाल्लाह। दिस थ्री इज वीक्स हाउ पावरफुल ब्रेन इज, अल्लाह ताला ने किस तरह इसको बनाया है। एंड यस, द नेक्स्ट थिंग इज, उस वो चली गई यूक्रेन एमबीबीएस के लिए। वहां हो गई रूस एंड यूक्रेन वॉर। She was there, and I was actually, I know she is actually there, and I was watching actually the TV, and not TV actually exactly, I don't have TV at home, but I was actually watching news, and I know what's actually happening at Ukraine, and I was little worried about, right? So हुआ ये कि I just text her and I just asked her कि how are you, नाम नहीं बताऊंगी, कि how's everything going on, and she said कि फसीहा, अच्छा वो मुझे फसीहा ही कहती थी, कोई बाजी बाजी नहीं। So she said, Fasiha, I'm actually looking at everything and I'm seeing कि how we are going to come back, to Pakistan। कि सारी एम्बेसी, वो मुझसे सारी बातें कर रही है, एम्बेसीज और ये वो, कि एम्बेसी ने ये करना है और ये वाले मुल्क के चले गए स्टूडेंट्स। आई वाज लाइक ओके, दैट्स गुड। उसने मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। एंड द अदर डे शी वाज एक्चुअली स्टक इन मेट्रोपोलिन, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स थे, एंड शी सेंड मी द वीडियोस देयर ऑफ स्टूडेंट्स। और उसने कहा, फसीहा मैं सबको हौसला दे रही हूँ, ऊपर बॉम्ब हो रहे हैं, नीचे सब इंजर्ड भी हैं, एंड आई एम हेल्पिंग देम, ये और वो। एंड शी वाज माशाल्लाह कंप्लीटली चेंज पर्सन। एंड एट द वेरी मोमेंट जब उसने मुझे सब बताया, उसने कहा, फसीहा क्या 2 महीने पहले कोई कह सकता था कि ये मैं हूँ और मैं यहाँ स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही होंगी? क्योंकि वो तो ब्लड ना, मतलब वो उसके पेरेंट्स ने उसको मेरे पास भेजा ही जब था कि जब उसकी फुप्पो के बेटे का एक्सीडेंट हुआ। शी वॉज देयर, उसने उसको पट्टियों में देखा, थोड़ा सा वो लगा हुआ देखा, उस पे रेड रेड जो लगी होती है पायोडीन, वो वहीं पे फेंक दी थी। सो उन्होंने कहा कि हम इसको, मतलब बहुत जरूरत है, एंड शी नीड टू वर्क ऑन। उसने कहा मेरी थेरेपीज होंगी, मैंने कहा कोई थेरेपी नहीं होने वाली। उसने कहा अच्छा थेरेपी नहीं करनी, मैंने कहा नो थेरेपी। तो मतलब वो बड़ा हैरान, नहीं थेरेपी के बगैर कैसे सही होता है ना, मतलब तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैंने कहा देयर इज वन कॉन्सेप्ट विच एक्चुअली रीवायर योर ब्रेन, it actually give you a new wires, it gives you new muscles in your brain। तो उस टाइम उसने कहा अच्छा कैसे होगा, लेकिन only 3 sessions and things were changed। So this is how things work, if you really work on, if you, अच्छा हर चीज के पीछे एक चीज होती है, believe, if you believe on something। और मैं कहती हूँ अल्लाह की तख्लीक इतनी शानदार है। हम कहते हैं ना जी टीनेज बच्चे नहीं सुधर सकते, अब तो 30 साल का हो गया, अब तो 25 साल का हो गया, हमसे बात नहीं करता। इट्स ए मैटर ऑफ डेज। आप तो समझे ना, आप समझ लें, वो नहीं समझ रहा, आप समझ लें। वो 40 साल का हो गया, वो 50 साल का हो गया, नहीं कोई बात नहीं, उसको नहीं समझ आ रही, आप तो समझ सकते हैं ना। इफ यू हैव बिलीव, यू हैव द राइट स्ट्रेटजी, यू विल वर्क ऑन इट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहीं मतलब कहते हैं ना, ये दुनिया जहाने मुमकिनात है, एवरीथिंग इज पॉसिबल देयर। बिल्कुल। और फिर तो जैसे उन्होंने भी एग्जांपल्स भी आगे दी कि जिस चीज पे आप फोकस करें वही बढ़ता जाता है, कि अगर जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनकी वो स्पेशल जो डायरेक्शन की स्किल्स होती है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। और फिर जिन एनिमल्स पे उन्होंने कहा कि वो ऑडिटरी जो उनको रिवॉर्ड दिया गया सुनने की, तो उनके ऑडिटरी रीजन्स ब्रेन के वो बड़े स्ट्रांग थे। फिर जो पियानो बजाते हैं या वायलिन, तो उनकी ये फिंगर्स वाले जो लेफ्ट ब्रेन था ये बड़ा स्ट्रांग था। सो यस दिस इज पॉसिबल। यही हम कहते हैं कि जब आप कॉन्सेंट्रेट करके किसी काम पे, कंसंट्रेशन की सारी बात है, तो अब जब आप हब से रिम की तरफ जाते हैं, जरा ह्यूमन पर्सनालिटी में बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, ट्रेड्स होते हैं। तो आगे एक एग्जांपल थी जेसन की। एक बच्चा था जिसको ये डर लग रहा था कि सीलिंग फैन मेरे ऊपर गिर जाएगा, और वो हर टाइम मतलब उसको बहुत टेंशन रहती थी कि कहीं ना कहीं ये गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। तो उसके पेरेंट्स ने कैसे हेल्प किया उसको इससे निकलने में, कि उन्होंने उसको ये बावर कराया कि आपके जहन में सिर्फ वो सीलिंग फैन ही नहीं है, बल्कि आप ये भी सोचें कि डैड आपको सिक्योर भी कर लेंगे, आप किसी और चीज के बारे में भी सोचें। मतलब 2-3 जो डिफरेंट चीजें थी वो थी, ताकि आप सारा मिल के इंटीग्रेट करें, और फाइनली वो थोड़ा रिलैक्स हुआ, काम हुआ, और उन्हें पंखा उतारना नहीं पड़ा। ये एक अच्छी चीज होगी उनके लिए। True that। अच्छा ये जो आपने बात की ना ड्राइवर वाली, तो आपको पता है लंदन के जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उन सबके जब ब्रेन स्कैन हुए थे, तो उनके ब्रेन्स में सबसे बड़ा एरिया जो था वो मैप्स का था।
मतलब ट्रांसपोर्ट। इट टुक्स अ वेरी बिग, क्योंकि उन लंदन बहुत बड़ा शहर है और हम्म। वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स जो है वो मतलब इतनी जगहों पे जा जाके उनका मैप्स का सेक्शन सबसे बड़ा था। इसी तरह पाकिस्तान में भी अब तो उबर करीम है, तो अगर इनके जो रेगुलर ड्राइवर्स हैं या फूड पांडा हो गए, इनके जो डिलीवरी बॉयज हैं, अगर उनके ब्रेन स्कैन हो गए तो आई डू बिलीव कि उनका मैप्स वाला जो सेक्शन है ना वो अच्छा खासा स्ट्रांग और बड़ा होगा। So बिल्कुल। that is how it works, माशाल्लाह। तो अल्लाह की तख्लीक जो है ना वो शानदार है। यस, एंड देयर वी गो विद द स्ट्रेटजी नंबर 8। वो कहते हैं अब आप क्या कर सकते हैं, ये सब बातें तो आपको पता लग गई, लेकिन अब हम्म। इससे आपको फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो कहता है कि इंट्रोड्यूसिंग योर चाइल्ड टू द पावर ऑफ माइंड साइट। वो कहते हैं लेट द क्लाउड्स ऑफ इमोशंस रूल बाय टीचिंग दैट फीलिंग्स कम कम एंड गो। ठीक है, यानी कि हमारी जो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो इस बुक में भी बेनिफिट है ना वो यही है कि आपको ना बच्चों के इमोशंस पे काम करने का मौका मिलता है। मतलब वो जो इनसाइड है ना उसके ऊपर काम करने का मौका मिलता है। तो उसमें होता क्या है कि इन केस जैसे अगर हम कहते हैं कि राइमा एक बच्ची है और राइमा जो है वो रो रही है कि राइमा को टॉफी नहीं मिली, तो मैं क्या करूंगी राइमा के साथ? मैं राइमा को थोड़ी देर के लिए बिठाऊंगी, काम करूंगी और फिर राइमा से डिस्कस करूंगी कि राइमा अच्छा इस वक्त फील क्या हो रहा है, ठीक है। एंड वट एवर इज फीलिंग एक्चुअली दिस इज नॉट योर परमानेंट स्टेट। क्योंकि होता क्या है, बच्चे रोते हुए क्या करते हैं, मुझे तो मिलता ही कुछ नहीं है, मुझे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे तो कभी कुछ दिया ही नहीं गया, मतलब मैं तो वही एक सबसे ज्यादा एक बैड स्टेट में हमेशा ही रही हूँ। तो वो जो बच्चों की एक कहते हैं ना कि जो इमोशंस है ना उनको चैनलाइज करना है कि वो बिल्कुल क्लाउड्स की तरह आते हैं एंड देन वो चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर है बड़ी डिफरेंट सी। अच्छा, इंस्टेड ऑफ डिसमिस एंड डिनाई कि हम ये कहें कि ऐसी कोई फीलिंग है ही नहीं, तो वो उसको क्या कहते हैं कि फादर कहते हैं कि वो कहते हैं कि आई एम सॉरी हनी दैट मोबी रिप्ड योर पिक्चर, डोंट वरी, so you will get to paint another one at school। अच्छा, ये instead of dismiss and denial में कह रहा है and try teaching that feeling comes and go। I'm sorry that Moby ripped your special painting from school and right now you feel like you don't want him anymore। उसने बच्ची कह रही है हाँ मैं नहीं चाहती। अब उसके बाद कहते हैं कि I know that that's how you feel right now, but how did you feel last night when he slugged with you in your bed। तो उसने कहा कि सी हाउ समटाइम्स यू फील लव एंड समटाइम्स यू फील एंगर, योर फीलिंग्स चेंज ऑल द टाइम डोंट दे। तो बच्ची कहती है हाँ आई लव हिम। तो हम क्या करते हैं कि हम तो डिसमिस ही कर देते हैं ना, अच्छा चलो अब खराब होगी कोई बात नहीं, तुम नई कोई बना बात लेना, नहीं बना ले। नई कर हाँ। लेना। तो मतलब आपने नई तो हो ही जाएगी, लेकिन उसकी जो करंट इमोशन थे उसको तो खत्म कर दिया ना, कि जैसे वो तो थे ही नहीं, मतलब वो जो पेन थी। तो हम्म। इंस्टेड ऑफ दैट वो अपनी बच्ची के साथ डिस्कस कर रहा है, उसको बता रहा है। तो दिस इज व्हाट इट इज, द कंप्लीट क्लाउड ऑफ इमोशंस। जी। और इसी से रिलेटेड फिर अगली स्ट्रेटजी भी है सिफ्ट का, जिसको उन्होंने नाम दिया है कि पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स गोइंग इनसाइड, के आप उसमें सिफ्ट में सेंसेशन है, इमेजेस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं। तो आप उन सब पे बच्चों को जो है वो फील मतलब उससे उससे गुजरवाएं। जैसे एक एग्जांपल आगे दी हुई है उन्होंने, वो ये कि इंस्टेड ऑफ डिसमिस एंड डिनाई, कि वो उसको डर लग रहा होता है, जिस तरह हम अक्सर बच्चों के साथ कहते हैं अच्छा डर लग रहा है, कोई बात नहीं, देखो जरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, खैर है, कहाँ से आपको नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं है, बस सो जाओ। तो वो फिर अगर हम उसको थोड़ा सा उनकी माइंड साइड पर काम करें, या उनसे उस सवाल पूछें कि वो कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा चलो अगर आपके जहन में ये इमेज आ रहा है, ये वाला इमेज आ रहा है, मतलब सारी चीजों को इकट्ठा करें, तो वो अल्टीमेटली बच्चा काम डाउन हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो इन्होंने यहाँ पे की थी कि फीलिंग्स आर नॉट ब्लैक एंड वाइट, मतलब जिस तरह होता है ना गुड या बैड, ऐसे नहीं होता, बल्कि आपको प्रॉपर बताना चाहिए कि कैसा महसूस कर रहे हैं। और फिर यही बात फंसी है कि यहाँ पे हमारी उर्दू लुगत जो है वो बहुत ही फिर मतलब उसमें फीलिंग्स का इतना वो नहीं है। यहाँ हम उदास होते हैं, हमें गुस्सा आता है, या हम खुश होते हैं, बस ये दो चार चीजें। हमें नहीं आती। हाँ, हमें नहीं आती मतलब वो। हमें नहीं आती। इंग्लिश आती है। इंग्लिश आती है।
मतलब पाकिस्तानी है हम, लेकिन क्या करें, अब उर्दू हमने इतनी पढ़ी भी नहीं है, तो हमें इसलिए उर्दू जो है ना वो सही से हमें नहीं आते, तो हमें तो है वो इंग्लिश आते हैं। ठीक है, तो अगर वैसे कोई कोशिश कर ले, मतलब कोई आप में से कोई कोशिश करे और हमारे साथ शेयर करे, तो ये जो फीलिंग्स दी हुई है पेज 114 पे, अगर आप हमें ये उर्दू में भेज दें तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। तो हम सारी माओं के साथ शेयर कर देंगे और ये उनके लिए सदका जारिया ही होगा, क्योंकि सीन इस तरह के हैं कि हमारी उर्दू है सबकी वीक। ठीक है, और ट्रेडिशनली होता ये है कि हमें जज्बात, क्योंकि बच्चों की भी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है। ठीक है, और उर्दू में उनको बताना नहीं आता, तो चलें फिलहाल तो जिसमें आता है उसको यूटिलाइज करें, लेकिन खुद भी सीखें और बच्चों की फीलिंग्स को भी नाम दें, जो हमने मेरा ख्याल है डे 1 पे पढ़ा था, है ना, आज से 8 हफ्ते पहले। उससे हाँ जी, वो हाउ टू टॉक वाले में पढ़ा था ना, क्यों हाँ एक्सप्रेस करें उनकी फीलिंग्स को, हाँ, मतलब कैसा 8 हफ्ते महसूस। हो गए, 2 महीने हो गए हमारे इस सफर को माशाल्लाह। जी। तो अच्छा, इस ऐसा ही। शिफ्ट वाले में मैं एक और ऐड कर देती हूँ, जो उन्होंने बहुत ही डिटेल बताया हुआ था कि जब हम ब्रेन में सेंसेशन को, इमेजेस को, फीलिंग्स और थॉट्स को जब हम इकट्ठा महसूस करते हैं, तो नर्वस सिस्टम काम कैसा करता है। नर्वस सिस्टम मतलब जब कोई ब्रेन कोई एक्सपीरियंस करता है, जिसे हम कह लें एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है, तो वो जो नर्वस सिस्टम है, इट एक्सटेंड थ्रू आउट अवर बॉडी, functioning like a powerful antenna that read the different physical sensation from our five senses. फिर वो सेंसेशंस कोई ना कोई इमेजेस हमारे बॉडी में बनाती हैं, मतलब ब्रेन में बनाती हैं, फिर उन इमेजेस से हमें कोई फीलिंग आती है, कोई थॉट आती है। और यही रिवर्स होता है कि अगर आपका बॉडी जो है सपोज मतलब वाइस वर्सा होता है, अगर आप गुस्सा, मतलब गुस्सा आ रहा है, तो आप देखेंगे कि फौरन आपकी बॉडी भी, दिल भी तेज से धड़कना शुरू हो जाएगा, रेडनेस हो जाती है चीक्स में। तो इट मीन्स कि एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड, वो सब काम कर रहा है, वो सारी चीजें उसी तरह। तो ये जो शिफ्टिंग की टेक्निक होती है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट लेसन्स that our bodily sensation shape our emotion shapes our thinking, as well as images. The influences go the other way too. If we are thinking hostile thoughts, we can increase a feeling of anger, and in turn can make our body muscles tense up. So all of the points on the rim, sensation, images, feelings, and thoughts can influence one another, and together they create our state of mind. to that तो ये थी हमारी ये वाली स्ट्रेटेजी, एंड दैट्स आल्सो ए। अच्छा, ये मुझे जरूर बताइएगा आप सब लोग कि ये टेक्निकल है कि नॉन टेक्निकल है। ये इतना नहीं है वैसे टेक्निकल, हाँ, ये इतना टेक्निकल नहीं है। इतना नहीं है। लास्ट वो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाली टेक्निकल थी, जी। वहां पे सही इंटीग्रेशन वाला माहौल था ना। हम्म। अच्छा, यहाँ पे ये अगली स्ट्रेटेजी देख लेते हैं, होल ब्रेन स्ट्रेटेजी 10, एक्सरसाइज माइंड साइट गेटिंग बैक टू द हब। तो हम्म। ये था कि we have talked about the power of mind sight and focus attention when kid become fixed on one set of the point of their wheel of awareness. We need to help them to shift their focus so that they can become more integrated. They can then see that they don't have to be victims of sensations, images, feelings, and thoughts within them, and decide how they think and feel about their experiences. मतलब बच्चे को आप ये नहीं कि अगर समझे, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है उसी को देख लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ डिसमिस एंड डिनाई, अब उसमें फादर कहता है कि बच्चा कहता है आई डोंट वांट टू गेट शॉट। अच्छा, बाप कहता है इट विल ओनली हर्ट फॉर अ सेकेंड एंड देन इट विल टेक यू टू गेट ए मिल्क शेक, हाउस दैट साउंड। मतलब ये थोड़ा सा ही तो हर्ट होगे और उसके बाद तुम्हें शेक मिल जाएगी, ये कैसा लग रहा है। तो अब उसकी जगह पे क्या हो सकता है, अगर हम माइंड साइड की एक्सरसाइज कराएं, बच्चा कहता है आई डोंट वांट टू गेट अ शॉट। शॉक है कि शॉर्ट है? शॉर्ट ही है ना। शॉर्ट है, वैक्सीन की नहीं होती, टीका लगवाने वाली। हाँ, वही वैक्सीन शॉर्ट शॉर्ट। ही है ना। तो हम्म। उसके बाद वो फादर कहते हैं कि आई नो यू डोंट, यू रियली डोंट वांट। ठीक है, ठीक है, अब वो उसमें ये नहीं कह रहा कि इट विल ओनली हर्ट, यू कहते हैं आई नो यू डोंट, लेट्स ट्राई समथिंग, हम कुछ और कोशिश करते हैं। क्लोज योर आईज एंड इमेजिन जेंटली स्वेइंग इन ग्रैंडपास hammock, remember how peaceful that feels। ठीक है, वो उसको और चीजें उसको रिकॉल करवा रहा है। let's yourself let yourself feel like that right now and see how your whole body relaxes and calms down।
यानी कि बच्चे को रिलैक्स कर रहा है वो, उसको बता के कि अच्छा ये वाली भी तुम्हारे अंदर फीलिंग है ना, जो एक एंजाइटी और जो एक फियर और एक ड्रेडफुल सी कंडीशन उसने क्रिएट की हुई थी, तो उसके पास ये भी तो है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि अगली एग्जाम्पल करें, अगली हाँ, एक एग्जाम्पल। चीज उन्होंने कहा थी, यहाँ पे दी थी कि वन ऑफ द बेस्ट टूल्स जो आप बच्चों को दे सकते हैं जब वो एंशियस या अफ्रेड हो रहे हो, तो उनको ये महसूस, उन्हें ये कहें कि आप एक ऐसी प्लेस के बारे में सोचें जो काम और पीसफुल है। मतलब उनको उनके थोड़ी सी एक्सरसाइज कराएं कि ठीक है अभी डर लग रहा है ये, हो तो डर के अलावा आपके जहन में, या जब आप बहुत पीसफुल और रिलैक्स होते हो, तो वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप पीसफुल या रिलैक्स होते हो। जैसे फ्लोटिंग ऑन अ राफ्ट इन अ पूल, सिटिंग नेक्स्ट टू अ रिवर, या कोई भी स्विमिंग करते हुए या कुछ भी। तो फिर ये चीज जो है ना उनके ब्रेन को इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगी, और वो उस फियर की फीलिंग से निकल आएंगे बाहर। हो जाए, क्योंकि होता ये है कि जब हम सोचते हैं ना तो हमारी बॉडी चेंज हो जाती है ना, यानी कि जब हम कुछ सोचते हैं, जब भी कोई बच्चा कोई अच्छी चीज सोचता है, काम चीज सोचता है, तो वही बात जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ ये एक फीलिंग नहीं होती बल्कि आपकी पूरी बॉडी की स्टेट बदल जाती है। जैसे अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए जो है वो अच्छा सा लेमन सोचें और लेमन स्क्वीज करके लेमन का जूस निकालें, तो आपके मुंह में भी पानी आना शुरू हो जाता है। और हम्म। हालांकि आप तो सिर्फ सोच रहे होते हैं लेकिन आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है। इसी तरह लोग जब कहते हैं कि हमें पैनिक अटैक आ रहा है, तो वो ब्रेन में फियर होता है लेकिन आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी फील करती है ना, आपकी बॉडी का रिएक्शन चलता है साथ साथ। तो जब एक हम्म। बच्चे की बॉडी भी फियर्ड है, बच्चे का दिमाग में भी फियर है, बॉडी भी उसकी रिएक्ट कर रही है, तो उस मोमेंट पे उसका जो एक और पोर्शन है जिसमें उसके अंदर कामनेस है, उसके अंदर सुकून है, उसके अंदर करेज है, उसके अंदर फेस करना है, उसके अंदर स्लो डाउन होना है, वो भी तो अगर हम रिकॉल कराते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, बॉडी में आता है। क्योंकि इंसान जो है वो सिर्फ ब्रेन तो नहीं है ना, माइंड बॉडी सोल हार्ट हर चीज अपना एक प्रोसीजर जो है वो लेके जा रही है। तो इसको हम थोड़ा सा होलिस्टिक होना भी कहते हैं, और इसको यहाँ पे हम इंटीग्रेशन भी बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वो चीज है थोड़ी सी, हमने मतलब वही बात है, ये पहले आपको खुद देखनी है एंड देन हम इसको बच्चों के लेवल पे आप परफॉर्म कर सकते हैं, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द चैप्टर 6। सुमेरा, आपको समझ आ रहा है? कुछ पूछना है आपने अगर? हाँ, इफ जी जी। एनीबody has any questions you guys can ask इंशाल्लाह। अच्छा, आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं है। जब क्वेश्चन नहीं होता तो या सब समझ आ रही होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सो आई बिलीव सब समझ आने वाली कंडीशन हुई है। Okay, so chapter number 6, yes, the me-we connection, integrating self and others. So yes, here we are. अच्छा जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले जो शुरू करते हैं वो एक स्टोरी से करते हैं, जो कि दो बच्चे हैं उनके, एक रॉन एक सैंडी है। अब वो कहता है कि जो एक वो सॉरी माँ नहीं, बाप है वो रॉन पेरेंट्स, हाँ, सैंडी। वो हाँ, पेरेंट्स है। रॉन एंड सैंडी जो है वो माँ बाप है, और उनका 7 साल का बच्चा है कॉलिन। ही इज अ वेरी गुड बॉय बॉय, बिल्कुल ट्रबल नहीं करता, बहुत अच्छा है, पेरेंट्स भी बहुत लाइक करते हैं, घर वाले भी लाइक करते हैं, स्कूल में भी सब लाइक करते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स कहते हैं ना उसके बारे में, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा ना सेल्फिश है, ठीक है। हमेशा वो जो भी स्लाइस पड़ा होता है उठा लेता है, किसी कोई चीज होते ही ले लेता है, छोटे भाई के साथ उसकी टॉयज छीन लेता है। अच्छा, फिर हुआ ये कि वो उसके रूम में गया है और जाके ना उसकी सारी ड्राइंग और सब कुछ हटा दिया और सब अपना लगा दिया है। हम्म। और उसके बाद वो उसको एक्सप्लेनेशन मांगी, तो उसने कहा कि सर डिड यू, मतलब उसने कहा कि यहाँ पे ना उसको होना मैंने नहीं चाहिए। रीकैलकुलेट किया है, हाँ, मुझे हाँ, ये सही लग रहा था। मुझे ये सही लग रहा है कि उसकी चीजों को ना यहाँ होना नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि ही नेवर इवन कंसीडर्स लॉगन्स फीलिंग्स, उसका छोटा भाई है उसकी फीलिंग्स को नहीं देता इनफ टू इंटेंड टू हर्ट हिम। और वो कहता है कि वो ना मतलब हर चीज, जैसे उसके आगे का अगर आखिरी स्लाइस का पिज्जा भी है ना, तो वो मतलब वो भी उठा लेगा अपने लिए, मतलब ही नेवर केयर्स। वो बहुत अच्छा है, स्कूल में अच्छा है, सब पसंद करते हैं, कभी किसी को तंग नहीं करता, बहुत वेल है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हिज प्राइवेट लाइफ, वहां पे वो सेल्फिशनेस दिखा देता है। तो ये क्या बात हुई, मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये चैप्टर असल में रिवॉल्व ये कर रहा है कि मी वी कनेक्शन, ठीक है,
कि अपने अपने लिए तो हो लेकिन दूसरे का एहसास भी हो, एम्पैथेटिक भी हो, ठीक है, अपनी सेल्फ को दूसरों के साथ भी इंटीग्रेट कर सके। तो ये तो थी जनाब ये दो माँ बाप की कहानी, रॉन एंड सैंडी। अच्छा, अब वो कहता क्या है कि ये होता क्यों है ना, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जस्ट लाइक किड्स हु हैव ट्रबल रीडिंग नीड्स टू प्रैक्टिस एंड ग्रो दीज कनेक्शंस इन देयर ब्रेन, kids who have difficulty relating to others need to have those connection encouraged and cultivated। उनको क्या चाहिए, उनको कनेक्शन चाहिए अपने और दूसरों के साथ, ठीक है, उसको कल्टीवेट होने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि असल में हो क्या रहा है कि अभी वो सिर्फ अपने आप को देख रहा है, ठीक है, और यही चीज बड़े होते होते उसके अंदर और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो व्हाट डू वी नीड कि इनको हम कल्टीवेट करने के लिए इनको हेल्प करें। अब करना क्या है हमने, लर्निंग टू मूव फ्रॉम मी टू वी मे बी एसेंशियल फॉर हाउ आवर चिल्ड्रन विल बी एबल टू अडेप्ट इन आवर फ्यूचर वर्ल्ड। तो ये जो है वो हमें करना है। और अच्छा, इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी कि इस एग्जाम्पल के बाद उसने बड़े अच्छी एक तसल्ली बख्श बात ये बता दी थी कि 7 साल का था उनका बच्चा, तो ये थोड़ी एक्सपेक्टेशंस जो उनके पेरेंट्स की हाई थी कि वो दूसरे की फीलिंग्स को समझे, क्योंकि पैदाइशी कोई भी जो है वो इस तरह से दूसरों के ख्याल रखने के बारे में नहीं सोच रहे होते, और ये एक कोई डेवलपमेंटल इशू है, कोई करेक्टर प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है। हाँ, तो इस पे इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम बच्चों को जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं कि जब वो अपनी फीलिंग्स का या जब अपनी चीजों का ध्यान रख रहे होते हैं, तो ये माँ बाप बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं उनकी माइंड साइट एक्सरसाइज करा के, कि वो दूसरों की फीलिंग्स का भी थोड़ा ध्यान करें, क्योंकि ट्रू दैट। अल्टीमेट जो हमारी हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम बीइंग कनेक्टेड टू अदर्स व्हाइल स्टिल मेंटेनिंग अ यूनिक आइडेंटिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अक्सर अपने माशरे में हमने देखा होगा, लोग कहते हैं बस मेरा क्या है, मैं छोड़ो, बस दूसरे खुश हो जाएं। तो वो दूसरों को तो खुश करते हैं लेकिन खुद वो सड़ते रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ट्रू ट्रू दैट। अच्छा, और यहाँ पे वो कहते हैं कि नाउ वी वांट टू टर्न आवर अटेंशन टू द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ माइंड साइट, ठीक है। अब हमने माइंड साइट की एक चीज तो डेवलप कर ली कि हमने अपने अंदर देखना है, ठीक है, और हमने अपनी फीलिंग्स देखनी है, लेकिन अब डेवलपिंग द एबिलिटी टू सी एंड कनेक्ट विद द माइंड्स ऑफ अदर्स, ठीक है, अब हमने दूसरों के माइंड्स को भी देखना है, ठीक है, और उसमें करना क्या है कि इनसाइट, मैंने माइंड साइट की इनसाइट प्लस एम्पथी, एम्पैथेटिक भी होना है, एंड देन दैट इज इक्वल टू द कंप्लीट माइंड साइट, ठीक है, ये हम्म। आपके माइंड की कंप्लीट साइट बनेगी। तो ये चीज थी। उसके बाद जो है वो, अच्छा, वो कहता है कि बट हाउ डू वी डू दैट, तो वो कहता है हाउ टू इनकरेज, वो हम करेंगे। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमने करना क्या असल में, ठीक है। सबसे पहले बाय फर्स्ट लुकिंग एट हाउ द ब्रेन पार्टिसिपेट्स इन द क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप, वो किस तरह ब्रेन करता है। तो उसके बाद उसने हेडिंग दी हुई है द सोशल ब्रेन वाइड फॉर वी, ठीक है। सो यस, वो कहते हैं कि जब what do you picture when you think about the brain? Maybe you call an image from high school biology class, that wired organ floating in the jar, or a picture of it in a book. तो वो कहते हैं the problem with this single skull perspective that we consider each individual brain as a lone organ isolated in the single skull, and is that it neglected the truth that scientists have come to understand over the last few decades, that the brain is a social organ made to be in a relationship. It's hardwired to take signal from the social environment, which in turn influence a person's inner world. In other words, what happens between brains has a great deal to do with when what happens within each individual brain. Self and community are fundamentally interrelated, since every brain is continually constructed by the interaction with others। अच्छा, इसको अगर मैं सिंपल बताऊं ना, अगर मैं आपको सिंपल से अल्फाज में बताऊं, तो ये है कि जैसे होता क्या है कि कुछ दिन मैं राइमा के साथ रहूंगी, मैं राइमा की तरह बोलना शुरू हो जाऊंगी, ठीक है। कुछ दिन राइमा मेरे साथ रहेगी, राइमा मेरी तरह बोलना शुरू कर देगी। होगा ये कि आपकी क्लासरूम में कोई ऐसी बच्ची होती होगी जो बचपन में आपने उसी की तरह बोलना शुरू कर दिया होगा, उसी की तरह जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर दिया होगा। तो जो ब्रेन जो है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में पहली चीज आती है बिल्कुल एक ब्रेन जो पिंक कलर का बना होता है टेक्स्ट बुक के ऊपर, या हमारे दिमाग में कोई साइंस लैब का हमने देखा हो बचपन में वो आता है।
लेकिन वो एक सिंगल डेफिनेशन है ना। हमारा जो ब्रेन है वो सोशल ऑर्गन है, मतलब वो सिर्फ एक हमारा नहीं होता, वो दूसरों से परसेप्शन ले रहा होता है। अब तक ये बात तो हमारी अंडरस्टूड है कि हम किसी भी इवेंट को देखते हैं सुनते हैं तो हमारा ब्रेन उसको रिएक्ट करता है, उसको कंप्रीहेंड करता है। हम कहते हैं ना कि यार अभी ये समझ नहीं आ रहा, मतलब मेरे हवास से ऊपर की बात है, इट मीन्स कि वो हमारा ब्रेन उसको ले रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, तो ये एक सोशल ऑर्गन है। अब ये क्या करता है, ये दूसरों के साथ इंटीग्रेट करता है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्ट होता है बाय द इंटरेक्शन विद अदर्स। वो कहते हैं कि द ब्रेन इज सेट अप फॉर इंटरपर्सनल इंटीग्रेशन जस्ट एज इट्स मेनी डिफरेंट पार्ट्स आर मेड अप टू वर्क टुगेदर। each individual is brain is made to relate with the brain of each person we interact with। हमारा ब्रेन दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्शन करता है। और जैसे वो कहता है कि हमारी ये सब चीजें हैं कि जैसे हमारे अपस्टेयर डाउनस्टेयर है, राइट लेफ्ट ब्रेन है, implicit split memories and so on, so we also need to help them to understand the extent to which they are connected to their families, friends, classmates and other people in the community। तो ये वो चीज है जो कि मतलब हमें अंडरस्टैंड करनी है कि हमारा ब्रेन जो है ना वो इस तरीके से दूसरों के साथ भी कनेक्ट होता है। सो यस विद इस पे कुछ कहना है राइमा आपने, इस हाँ पूरे में जी, कोई? उसने बस यही कहा हुआ था कि ब्रेन जो है वो वायर्ड होता है कनेक्शन के लिए, और ह्यूमन वेलबींग डिपेंड करती है कि आप अपनी जो अटेंशन है वो दूसरों के फायदे के लिए भी जो है वो डिवोट करें, सिर्फ अपने ऊपर फोकस ना करें। मतलब सेल्फिश होना ह्यूमन ब्रेन की कोई ट्रेट नहीं है सच। हम्म। ये अगर है तो ये नॉर्मल चीज नहीं हो सकती, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो इस तरह से वायर्ड हुआ है कि वो बाहर से लेता है और फिर देता है, और ह्यूमन फिर इस तरह मतलब रिएक्ट करते हैं कि वो, जैसे आप कह लें कि वेल हिदमत खल का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो इसीलिए है कि आपके जब रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल होंगे तो आप देंगे भी। तो हम्म। ब्रेन जो है वो इस चीज के लिए वायर्ड होता है, और वो असल में होता क्यों है, वो एक चीज होती है मिरर न्यूरॉन्स, जो रिफ्लेक्शन इन द माइंड, रिफ्लेक्टर्स इन द माइंड है। हम्म। ये मैं बताऊं मिरर न्यूरॉन्स का? हाँ मिरर न्यूरॉन्स कर लें बस, फिर हमारा ये। मिरर न्यूरॉन्स एक्चुअली क्या, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ न्यूरो साइंटिस्ट जो थे, कि एक बंदर था और उसको जब वो पीनट खाने को देते थे तो उसके ब्रेन में एक इलेक्ट्रोड लगाता था, तो वो फायर करते थे, मतलब एक एरिया जो था उस पर कोई एक्टिविटी होती थी। तो फिर उन्होंने ये नोट किया कि ठीक है, उसके उसने खाया तो ये हुआ, लेकिन जब मंकी को नहीं भी दिया पीनट, और जो इंस्ट्रक्टर था जब वो स्नैक खा रहा था, पीनट खा रहा था, तो भी मंकी के ब्रेन में वो एक्टिविटी हुई थी। तो यहाँ से फिर ये कॉन्सेप्ट मिरर न्यूरॉन्स का जो है वो निकलना शुरू हुआ कि हमारे ब्रेन जो है वो आसपास की चीजों से ले रहा होता है। These neurons may be the root of empathy and therefore contributes to the mind site in the human brain। हमने अक्सर ये तो हमने बहुत कॉमन माओ ने देखा होगा कि जैसा हमारा मूड होता है वैसा ही फिर बच्चे भी बिहेव कर रहे होते हैं, और हम कहते हैं हमें पहले गुस्सा आ रहा है तुम और हमें गुस्सा दिला रहे हो। तो वो असल में वो बेचारा गुस्सा नहीं दिला रहा होता, वो हमारे मतलब मिररिंग कर रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा बाकी वो बड़े मजे का कहना कि वो स्पंज इन हो जाते हैं, इंटरनल स्टेट्स। हाँ ये जी, बड़े मजे का वर्ड था, स्पंज, स्पंज इन हो हाँ जाते। मुझे बिल्कुल। बड़ी हंसी और आई, हाँ, मैंने कहा। दूसरा उन्होंने ये बताया कि ऐसे नहीं है मिरर न्यूरॉन्स को इतने वो जैसे कह लेना चले साइंस से नहीं होते कि हर चीज को ले लेंगे, बल्कि वो बहुत जो है ना, जिस चीज का कोई पर्पस होगा, कोई पर्सपेक्टिव बना होगा, तो वो उसी को लेंगे। जैसे अगर किसी ने रैंडम हाथ खड़ा कर दिया हवा में, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं आप करेंगे, मतलब आप भी अपना हाथ खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि एक बंदा है, वो आया, उसने ग्लास उठाया और वो जग में से कुछ डालने लगे, तो डेफिनेटली आप ये महसूस करेंगे कि हाँ आप ये पानी डालेगा और पिएगा, हो सकता है कि आपको भी प्यास लग जाए देख के। हम्म। तो ये मिरर नहीं हो सकते। और ये तो होता है जब स्पेशली कोई जमाई ले रहा होता है, हमें जमाई आ जाती है जब कोई और चाय पी रहा होता है, हमारा भी दिल करता है चाय पीने का। हाँ। और जब तो कोई मतलब बोल रहा होता है, जैसे हम कोई टॉक देखते हैं जिसमें लोग बोल रहे होते हैं, तो मतलब होता ही है कि अगर सबकी बारी आ रही है तो हम पहले से प्रिपेयर हुए होते हैं, वेल प्रिपेयर्ड, कि हाँ अब तो हम्म, मेरी बारी आनी आनी है। और इसी तरह क्लासरूम में बच्चे जब हैंड रेस करते हैं, टीचर पूछती है, तो जिसने नहीं भी खड़ा करना तो कर लेते हैं, बाद में ख्याल आता है ओहो हमें तो करना ही नहीं था, ऐसा ही वो नहीं, सबको हाँ। देखा देखी तो हाथ खड़ा कर दिया है। और इसीलिए होता है कि जैसे जब ज्यादा ऑडियंस होती है ना किसी भी स्पीकर के सामने, और तो जब उसको पता ही होता है, मतलब आप नहीं भी करना चाह रहे होते ना कुछ, लेकिन आपकी बॉडी साथ रिएक्ट कर रही होती है, तो ये भी इसी में आता है कि वो मिरर कर रहे होते हैं। तो वो उसके बाद कहते हैं कि लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर कनेक्शन, क्रिएटिंग पॉजिटिव मेंटल मॉडल्स।
अच्छा जी, अ, इसकी हम बात करते हैं थोड़ी सी मेंटल मॉडल्स की। वो कहते हैं कि अच्छा, अब देखें, हम हमेशा से कहते हैं ना कि मदर्स को साथ वक्त गुजारना चाहिए, बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। तो यहाँ पे ना ये पूरा मतलब इसने इसको इतने प्यारे तरीके से डिफाइन किया है ना कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब जो ओवरऑल इसने उसकी डेफिनेशंस और सब कुछ दिया है। अच्छा, वो कहते हैं कि when kids spend time with the most important people in their life, they develop important relational skills like communicating and listening well, interpreting facial expressions, understanding non-verbal communication, sharing and sacrificing. But also in relationship, children develop models about how they themselves fit into the world around them and how relationships work. They learn whether they can trust others to see and respond to their needs, and whether they feel connected and protected enough to step out and take risks. In short, they learn whether relationships will leave them feeling alone and unseen, anxious and confused, or felt understood and securely cared for. ये बच्चा जो होता है ना, अब ये नहीं होगा कि आप लोग खुद तो जैसे चाहे मर्जी हरकत कर रहे हो घर में, लेकिन आप चाह रहे हो बच्चा मेरा जो है ना वो एम्पथेटिक हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि मैं तो भाई जो करती हूँ मैं चीखूं, मैं बोलूं, मैं ऐसे करूं, लेकिन बच्चा मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी न्यूरोप्लास्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके उसको तो उसने परफेक्शन देखी, वो आपको देख रहा है। आप अपने वेरी मोमेंट्स में आप बिहेव कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं ये ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये चीज हमें सोचने की जरूरत है कि बच्चा जिसके साथ सब अपने सबसे इंपॉर्टेंट लोग जब उनके साथ टाइम गुजारता है ना, हम हमेशा क्या कहते हैं, सारा दिन तो मैं इसके साथ होती हूँ, लेकिन जब फादर आते हैं तो बच्चा एकदम से उनके साथ लग जाता है। जैसे वो खाते हैं वैसे खाता है, जैसे वो करते हैं वैसे करता है। मैं हालांकि सारा दिन रहती हूँ, अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है उसकी लाइफ में, वो थोड़ा भी टाइम देगा लेकिन वो उससे स्पंज इन कर रहा होगा, अभी बड़े मजे की टर्म है, स्पंज इन कर रहा होगा, और वो उसने रिएक्ट कर देना है। और यहाँ पे है कि अच्छा, ये उसने बताया ना कि रिलेशनशिप्स जो हैं, जैसे आपका कनेक्शन होगा बच्चे के साथ तो वो फ्यूचर में वैसे रिलेशनशिप रखेगा। और एक बड़ी बात जो मतलब दिल पे लगी, उसने कहा था कि अगर आप सिक्योर्ड अटैचमेंट आपने बच्चे को नहीं दी तो वो फिर उसका जो ब्रेन है ना वो ही मतलब आप कह लें कि वो उसमें रिलेशनशिप्स को लेके चलने वाला पार्ट ही डेवलप ही नहीं होगा सही तरह से। सो इट्स अ वेरी बिग गेम। और ये हम देख भी रहे हैं, अब हम्म। देख भी रहे हैं पूरी दुनिया में। अब हमने देखा है एक पूरी नस्ल गुजरी है कि जिसमें पेरेंट्स ने बच्चों को वक्त नहीं दिया, बल्कि अपने कैरियर्स, अपने प्रोफेशनल्स, और बड़ी अच्छी तालीम और तरबियत की है बच्चों की। मतलब बच्चों की तरबियत इस तरह से, जो मॉडर्न वर्ल्ड में तरबियत है कि बच्चे बड़े एथिकल निकल रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी है। लेकिन यही बच्चे जब शादियां होती हैं ना, तो दे डोंट वांट टू बी इन द रिलेशनशिप बिकॉज दे नेवर वायर्ड, हम्म। अब क्यों कहती हैं लड़कियां, वी डोंट फील लाइक कि वी नीड ए फैमिली, वी डोंट फील लाइक वी नीड टू गेट मैरिड, वी डोंट फील लाइक कि हमारी जिंदगी में कोई और हो। वी आर गुड एज वी आर। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, दे नेवर वायर्ड। एंड इट डजंट मीन इट नाउ दे आर इम्पॉसिबल केस, दे आर पॉसिबिलिटीज, हाउएवर वही बात है कि आप एक चीज को, बनी हुई अच्छी बनी हुई चीज को जो है वो सही करते हैं तो बहुत अच्छी होती है। एक चीज को आप पहले तोड़ते हैं, उसको खराब करते हैं, उसके रास्ते गुम कर देते हैं, फिर आप कहते हैं एक नया रास्ता क्रिएट करो, दोबारा सेट करो, तो फिर वो एक हीलिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, वो लंबा है। तो बेहतर ये है कि अभी जो आपको अल्लाह ताला ने, क्योंकि एक बच्चा जो है फितरत दीन पे पैदा हो रहा है ना, परफेक्शन के साथ पैदा हो रहा है, इंटेलिजेंस के साथ पैदा हो रहा है, बेहतर ये है उसी को सही कर लें। और जितना टाइम गुजर गया खराब हुए हुए तो मसला कोई नहीं है, बहुत वक्त नहीं गुजरा, कुछ ईयर्स खराब हुए हैं, उसको आप सही करना। वो भी 100% खराब नहीं हुए होंगे, डेफिनेटली उसमें वो अच्छी चीजें भी होंगी, तो उसको आप सही कर सकते हैं। तो इम्कान तो है, ठीक है, मुमकिन है। सो अब वो कहता है कि इट्स रियली नॉट एन एग्जैजरेशन टू से दैट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स यू प्रोवाइड फॉर योर चिल्ड्रन will affect generations to come. We can impact the future of the world by caring well for our children and by being intentional in giving them the kinds of relationships that we value and that we want them to see as normal.
अच्छा, हम चाहते हैं हमारे बच्चे ना रिश्तेदारों से बहुत तमीज से बात करें, उनसे अच्छे टर्म्स हो, हम मर भी जाएं तो हमारे रिश्ते जिंदा रखें, बट इन ओवर लाइफ वी आर नॉट डूइंग सो। ठीक है, हम्म। हाउ दे आर गोइंग टू डू इट? ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिक्र खैर करे हमारे जाने के बाद भी, बट हैव our kids have ever heard from us the जिक्र खैर of others who are there and not there as well? हम्म। हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत मेहमान नवाज हों, जब हम बूढ़े हो जाएं तो दे टेक केयर ऑफ अस, but have they seen us taking care, we are taking care of others like this, and we are inviting people at home and we are taking care of them, and we are being generous towards other. अगर बच्चों के लिए तो वो तो अपने बच्चों के लिए हो जाएंगे, बट if they are not seeing anything, how you are going to imagine they are implementing in their lives? हमारा जो एटीट्यूड है ना आज उनके साथ, यही आगे आने वाली जनरेशन है. And this is a very serious note, by the way. I mean, this actually shook me. And this actually shook both of us together. And we discussed about it. तो हमने कहा यार इस सेंटेंस ने ना थोड़ा हिला दिया था कि मतलब हम समझ रहे हैं बच्चे हैं हमारे, हम तो पूरी जनरेशन को संभाल के बैठे हुए हैं. तो यस. एंड फिर जैसे उसने फिर यही वो दी ना कि एकदम से ये चीजें नहीं आ जाती, आपको एक वो ये स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी. और पॉइंट इज दैट कि पेरेंटिंग मैटर्स इवन टू द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अवर इनबॉर्न एंड जेनेटिकली शेप्ड टेम्परामेंट. We can help prepare our kids to join with other and experience meaningful relationships by offering encouragement and opportunities that help them develop those mind-side skills. तो वो ये स्टेट में उन्होंने उसने एक छोटी सी एग्जांपल दी कि अगर आप अभी जैसे सपोज आंखें बंद करें और मैं आपको 7 दफा जो है वो नो कहूँ हार्श लहजे में, तो आप कैसा महसूस करेंगे? और अगर मैं आपको फिर यस कहूँ जरा प्यार से धीमे लहजे में जेंटल होके, तो आपकी क्या स्टेट ऑफ माइंड होगी? तो मतलब हमारा जो भी रवैया है जो भी है वो बच्चों को अफेक्ट कर रहा होता है. तो इसने कहा कि जब उसका रिजल्ट फिर एक्सपेरिमेंट का ये निकला कि जब नो कह रहे थे तो लोगों ने बताया कि हमें बहुत बुरा लगा और हमें लगा कि हम मतलब हम जो है वो फिर सेल्फ डिफेंस की तरफ गए या फाइट और फ्लाइट वाली सपोज उसमें आ गए. और जब यस कहा तो हमें ऐसे लगा कि वी फील लाइक वी आर बीइंग अंडरस्टूड, कि हमें समझा गया है या हमें कनेक्शन दिया गया है. तो जो हमारा जब लोअर ब्रेन एक्टिव होता है तो फिर ज़ाहिर है हम रिएक्टिव होते हैं. जब अपस्टेयर ब्रेन काम कर रहे होते हैं तो हम रिसेप्टिव होते हैं. तो असल बात ये है कि हमने इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना है. सो हम किस तरह इंटीग्रेट करेंगे वो आगे अब स्ट्रेटजी नंबर 11 है कि बस मतलब स्ट्रेटेजी नंबर ना एक बस चीज के उन्होंने ये स्पेशल एक नोट दिया है जो कि ना हमें भी मतलब सोचना चाहिए कि बिफोर वी आर पुटिंग आवरसेल्फ इनटू द स्ट्रेटेजी के बच्चे जो है वो सबका सोचें. One final note before we turn to step we can take to encourage receptively and relational skills. As we help children to be more receptive to joining with others, we need to keep in mind that the importance of maintaining their individual identity as well. ठीक है, आपका बच्चा करे, लेकिन प्लीज वो माएं मत बन जाएं जो अपने बच्चों के लिए नार्सिस्टिक हो जाती हैं, मतलब सारी टेंडेंसीज अपने बच्चों पे ही निकालती हैं. बच्चे की अपनी आइडेंटिटी भी है, ठीक है, उसकी अपनी विल भी है, तो बस फिर उसके बाद आप नाम करें, बिकॉज व्हाट्स यू विल गोइंग टू मेक एक्चुअली फिर आगे देख लेने का वो भी फिर इसी किस्म का होगा. ठीक है, तो इसलिए बी वेरी कॉन्शियस, राइट, क्योंकि ये चीजें जो अब आप स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं ना, दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल. वो ऐसी नहीं है कि आपने सुना और सुन के आप भूल गए, और नहीं, अगर आप इस पे काम करेंगे दे विल वर्क. They are actually going to change the complete mindset of your child, so be very conscious whatever you are doing. So yes Raima, you can go with the strategy 11. हाँ जी, स्ट्रेटजी नंबर 11 थी कि इंक्रीज द फैमिली फन फैक्ट्री, मेक अ पॉइंट टू एंजॉय ईच अदर. तो उसमें ये है कि प्लेफुल पेरेंटिंग हो. मतलब अक्सर होता है कि हम बच्चों के साथ हम कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन मतलब उनको फलानी जगह भी लेके जाते हैं, फलानी जगह भी लेके जाते हैं, वो एक रूटीन सी चल रही होती है, लेकिन जो फैमिली टाइम होता है वो नहीं हो रहा होता. तो उसमें फिर 2-3 बातें हमने की हुई थी कि आप कोई गेम्स इकट्ठे खेलें, इम्प्रूव गेम्स टुगेदर,
या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें सारे इन्वॉल्व हो, वो कर लें। अच्छा, वो इसमें डोपामीन का था फसीहा, वो आप एक्सप्लेन करती हैं? अच्छा, वो देखिए डोपामीन बाय इटसेल्फ वो कहता है कि जो शुरू में जब डोपामीन होता है ना, वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है। वो अनेबल हम्म। करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन सेल्स। अब इसमें क्या है कि पीपल का कॉल इट डोपामीन स्क्विड्स, ठीक है। व्हेन यू समथिंग प्लेजरेबल हैपन टू यू एंड इट मोटिवेट्स यू टू वांट इट टू डू अगेन, तो वो जो है ना वो डोपामीन होता है। अच्छा, वो कहते हैं कि जो साइंटिस्ट एडिक्शन वगैरह पढ़ते हैं तो वो डोपामीन ही होता है ना, जिसकी अर्ज इंसान को बार बार होती है। जैसे अब इंटरनेट की डोपामीन हो गई, लाइक्स की डोपामीन भी है, ठीक है, व्यूज की डोपामीन भी है, फैंस फॉलोइंग की डोपामीन भी है, स्क्रीन की डोपामीन भी है। स्क्रीन एक्चुअली बाय इटसेल्फ जो है वो डोपामीन क्रिएट करता है। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे ना हम इसको रीइंफोर्स करना चाह रहे हैं पॉजिटिवली एंड हेल्दी डिजायर्स, ठीक है, लाइक एंजॉयिंग विद द फैमिली एंड रिलेशनशिप। अब डोपामिन असल में केमिकल ऑफ रिवॉर्ड है, एंड द प्लेइंग एंड फन आर रिवॉर्डिंग इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे हम इसको फैमिली के लिए कर रहे हैं, हम इसको एडिक्शन के लिए नहीं कह रहे कि मतलब ये वो है जो सेल्फ सेंटर्ड है, बल्कि जब अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो आपको डोपामिन देता है, और वो एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड आपको देता है, ठीक है। वो हम्म। हाँ नहीं है इफ इट इज विद द फैमिली। अच्छा भाई, यहाँ पे एक और बात वो कहता है कि योर स्टेट ऑफ माइंड कैन इन्फ्लुएंस योर चाइल्ड स्टेट ऑफ माइंड, letting you transform fussiness and irritability into fun, laughter and connection। कि जो आप कर रहे हैं ना, जो आप फील कर रहे हैं, वही आपके बच्चे का भी माइंड है ना उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक इट डन विद किड्स। किड्स जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इनकी। एग्जाम्पल नंबर स्ट्रेटेजी 11 की देख लेते हैं। अच्छा, वो कहते हैं इंस्टेड ऑफ कमांड एंड डिमांड। अच्छा, वो कहती है कि आई वॉन्ट डैडी टू वॉश माई हेयर, डैडी इज हेल्पिंग योर सिस्टर टू गो टू स्लीप राइट नाउ बट ही कैन वॉश योर हेयर नेक्स्ट टाइम। आई वॉन्ट डैडी, hearing is not going to work, if you don't stop we won't read any story tonight। धमकी, हो जाओ थ्रेट। चुप। हम्म। ठीक है। तो ट्राई प्लेफुल पेरेंटिंग कि आई वांट डैडी। तो हेलो, हेलो मतलब समंथा, वेयर इज यू कॉलिंग मी, इट्स मी डैडी, शैल आई गिव यू स्पेशल शैम्पू। मतलब ये मदर ही है जो कि मतलब डैडी की आवाज में जो है ना वो बोलना प्रिटेंड प्ले जिससे कह लें आप, हाँ। प्रिटेंड प्ले कर रही हैं वो उसके साथ। तो मतलब ये भी तो हो सकता है ना, बजाय ये कि डांटे और बजाय ये कि तो उसने प्रिटेंड प्ले कर दिया। हम्म। ये थी स्ट्रेटेजी की, यू कैन आल्सो डू दिस। अच्छा, उसके बाद था होल ब्रेन स्ट्रेटेजी नंबर 12। वो था कनेक्शन थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, टीच योर किड्स टू आर्ग्यू विद वी इन माइंड, ठीक है। We might wish we could somehow help our kids avoid the conflict, but we can't. If they are going to be in a relationship, they are going to face the quarrels and disagreement। तो हमने अपने बच्चों को क्या करना है कि हमने वी इन माइंड में रख के जो है वो आर्ग्यू करें, ताकि वन साइडेड ना हो जाए। उसमें भी सबसे पहले मतलब जैसे सपोज अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहा है, तो पहले जब वो आके बताएगा तो उसमें आपने कनेक्ट करना है और रीडायरेक्ट करना है, और फिर उसको माइंड साइड के जरिए एम्पैथी सिखानी है कि अच्छा आपको क्या लगता है उसने ऐसे क्यों किया होगा। या जब वरना अगर सपोज कोई हमारे पास आता है शिकायत लेके, तो हम कहते हैं कि अच्छा तुमने जरूर कुछ किया होगा, पहले ही हम उस पे लेबल एक लगा देते हैं, बजाय इसके कि अगर हम ये कहें कि ओके आई नो कि आप हर्ट हुए हो या ये हुआ है, और उसके बाद उससे सवाल करें कि व्हाई डू यू थिंक वो इतना क्यों उसका हो रहा था। जैसे एक बच्चे की स्टोरी थी कि वो उसे टॉय नहीं शेयर कर रहा था तो वो फिर उसके माँ ने उसको वैलिडेट किया, उसके डैडी ने, कि हाँ आपको बुरा लगा उसने शेयर नहीं किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं शेयर किया होगा। तो फिर बच्चे ने खुद ही जवाब दिया कि उसका नया टॉय था और वो शायद उससे अभी उसने पूरी तरह से खेला नहीं था या उसका दिल नहीं भरा था, इस तरह की चीज। तो पहले हम वही बात है, पहले माइंड साइड को हम अपने अंदर एक्सरसाइज करेंगे, यानी बच्चा अपने बारे में भी उसको वैलिडेट किया, उसको एक्नॉलेज किया, और फिर सेकंड उसका स्टेप जो एम्पैथी वाला है वो बाद में फिर आएगा, और दोनों जब मिलेंगे तो कनेक्शन बन जाएगा थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, फिर इसमें ना आगे वो मतलब कुछ चीजें दे रहा है कि इसके लिए कि बच्चों को भी हम सिखाएं, कि बच्चों को हम सिखाएं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है ना, और टर्निंग टू अदर्स, के दूसरों के मामले में भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरीके से वो लोग कर सकते हैं।
or non-verbal cues sometimes communicate even more than words, so we need to help our children to use their right hemisphere to get good at understanding. ये चीज थी। दूसरी थी कि रिपेयर करना है, किड्स टीच किड्स टू मेक थिंग्स राइट आफ्टर ए कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, समझे बच्चों का आपस में ही हो गया, ठीक है, मतलब बच्चे बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, तो हमने उनको ये भी सिखाना है कि भाई चीजों को सही कैसे करना होता है आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं होता कि अब ना मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा ना तुम अब मेरी शक्ल देखना, और एक दफा लड़ाई होगी तो हर दफा जाते हुए बस घूर के जाना है और इग्नोर कर देना है, बल्कि चीजों को सही कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ apologizing and we teach our children to say they're sorry, but kids also need to realize that at times that's only that beginning. Sometimes they need to take step at right whatever they are doing wrong. तो ये भी एक चीज है कि बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा, और जब तक खुद ये चीजें नहीं आएंगी गाइस, बच्चों को नहीं सिखा सकते। मतलब सिर्फ सॉरी कह देना कभी कभी काफी नहीं होता, जो नुकसान हुआ है उसे भी पूरा करना होगा। You dad. अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि टीच योर किड्स अबाउट इंटीग्रेटिंग द सेल्फ विद अदर्स। मतलब हम ये भी बच्चों को सिखाएं कि अपने आप को दूसरों के साथ कैसे जो है वो इंटीग्रेट करना है, और ये कि बच्चों को हम कॉन्सेप्ट दें कि सीइंग योर ओन एंड ईच अदर्स माइंड, कि बच्चे को हम कॉन्सेप्ट दें कि अच्छा आपको ऐसा लग रहा है तो सामने वाले को कैसे लग रहा होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि Drew came home from a play date and told his dad that he and Tim had argued over who to use Tim got to use Tim's new water gun. They had eventually decided to take turns, but when the Drew got home, he still felt angry. ठीक है, वहां पे उन्होंने उसकी वाटर गन थी, उसने नहीं मिली, वो एंग्री फील कर रहा है। और वो कहते हैं कि why did you think Tim wanted it so much? तो उसके बाद उसने कहा कि भाई आ, उसकी नई वाटर गन थी। तो उसके बाद उसने कहा कि उसको थोड़ी देर के लिए सोचो, मतलब उसको थोड़ा सा यूज, मतलब सोचो, माइंड साइड करो for a second because it was new and he hadn't gotten to play with it yet. In that moment, do you used his mind side to understand Tim's feeling? He didn't feel as mad anyone. और नेक्स्ट टाइम जो है वो कहता है जब तुम किसी के साथ अपसेट हो जाओ तो तुम उसको अपने ब्रेन में सोचो कि भाई वो कैसा मतलब फील कर रहा होगा या उसकी कैसी फीलिंग्स जो है वो होंगी। तो ये है कि इंटीग्रेटिंग ओवर सेल्फ से होता क्या है कि मेकिंग सेंस ऑफ ओवर ओन स्टोरी, कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी इन आवर लाइफ एज ए पेरेंट इज इन रिलेशनशिप यू शेयर योर विद योर चाइल्ड, दैट रिलेशनशिप significantly impacts our child's future। क्योंकि जो आप शेयर कर रहे हैं ना वो आपके बच्चे की पूरी लाइफ के ऊपर इम्पेक्ट तो करता है, चाहे हम क्या नहीं करता लेकिन करता है। सो यस, ये चीज थी, एंड दैट्स इट आई गेस, यही थी। हाँ जी, बस यही थी। और बिल्कुल फिर आखिर में वही कि मतलब इस सारी चीजों के लिए व्हाट पेरेंट नीड्स टू डू कि उन्हें दे शुड बी सेल्फ अवेयर एंड दे शुड बी एट पीस विद देयर पास्ट सो दैट दे कैन जनरेट अ कोहेरेंट नैरेटिव ऑफ देयर लाइफ, और फिर वो अपने हेल्प कर सकें आगे बच्चों को ये सारी इंटीग्रेशन में, सेल्फ अवेयरनेस में और सारी चीजें। मतलब सारा रोला ही साड़ा है। तो यस, ऐसा ही है कि अगर देखें, जब तक आप अपने पास ट्रॉमा से नहीं निकलेंगे, अपनी पास की मिस्टेक से नहीं निकलेंगे, अपनी पास की मेमोरी से नहीं निकलेंगे, अपने पास इश्यू से नहीं निकलेंगे, तो फिर कैसे हो सकता है कि हम आगे आने वाली जनरेशन को जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकें। तो सबसे पहले काम जो है वो खुद पे करना है। और इस पूरी बुक में अगर हम देखें तो मकसद यही है कि अगर आप बीइंग ए मदर इसको सुन रही हैं तो आप क्या करेंगे कि जब आप सुन रही हैं ना, तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो अपने बच्चों के लिए भी पॉइंट्स बनाएं, ठीक है। आप मतलब जब आप ये सुन रहे हैं तो पहला काम तो ये कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, फिर दूसरा ये है कि आप उसके पॉइंट्स नोट कर रहे हो कि वो आप आगे अपने बच्चों के लिए क्या क्या टिप्स आप रख सकते हैं जो आप आगे यूटिलाइज करेंगे। वो हो सकता है इंटीग्रेशन हो सकता है राइट लेफ्ट ब्रेन की हो, लेकिन एट फर्स्ट यू आर द मेन पर्सन। आप हैं वो प्राइमरी गोल जिसने काम करना है। अच्छा, आगे वो कहता है कि
हमने ये सब सीखा क्यों है ना, ये होल ब्रेन का पर्सपेक्टिव, ताकि आप डे टू डे पेरेंटिंग और डे टू डे चैलेंजेस को देख सकें, और वो आपका जो एक कनेक्शन है ना अपने बच्चों के साथ, उनको इंटरप्ट नहीं करे। और ये आपको कहता है होल ब्रेन पेरेंटिंग अलाउज यू टू गो फार बियॉन्ड मेयर सर्वाइवल। दिस अप्रोच प्रमोट्स कनेक्शन एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू and your children. And awareness of integration gives you the competence and confidence to handle things in the way that you make closer to your kids. तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आपने अपने बच्चों के बारे में जो है ना वो इस चीज को सीरियस लेना है। एंड यस, विद दिस द बुक इज एक्चुअली एंडेड। अच्छा, इस बुक के एंड पे ना बहुत मजे की चीज ये है कि ओवरऑल हम ये देखते हैं, शो just 1 minute, we are about to end इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसके एंड पे उन्होंने इंटीग्रेशन शीट्स दी हुई है, और इंटीग्रेशन में क्या है कि बच्चों के एज ग्रुप्स हैं, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन, अब जैसे मैं आपको एक ओवरऑल बता देते हैं, और फिर ओवरऑल बता के आप उसको अपने बच्चों की एज वाइज खुद ही जो है वो सेटल कर लेंगे। वैसे तो उन्होंने एज ग्रुप्स के हिसाब से दी हुई है। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि इंटीग्रेशन द राइट एंड लेफ्ट ब्रेन। पहली इंटीग्रेशन राइट एंड लेफ्ट ब्रेन की है, ठीक है। राइट प्लस लेफ्ट, क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इट हेल्प्स योर किड्स टू यूज बोथ लॉजिकल लेफ्ट ब्रेन एंड इमोशनल राइट ब्रेन एज ए टीम, ठीक है। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट, ठीक है। नेम इट टू टेम इट, ये हम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये दो तरीके हैं जो कि इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होते हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन में। फिर इंटीग्रेटिंग द अपस्टेयर ब्रेन एंड डाउनस्टेयर ब्रेन, हमने ये दूसरी इंटीग्रेशन पढ़ी थी। इसमें क्या होता है कि डेवलप द अपस्टेयर ब्रेन, ठीक है। एंड व्हाट यू कैन डू, इंगेज कर सकते हैं हम, ठीक है। और बच्चों को रिएक्ट नहीं दे सकते, बल्कि इंगेज कर सकते हैं उनके सारे इमोशनल वर्कआउट को। इंटीग्रेटिंग द मेमोरी, फिर हम करते हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यूज द रिमोट ऑफ माइंड करते हैं एंड रिमेम्बर टू रिमेम्बर करते हैं, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग कि इंटीग्रेटिंग द मेनी पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ, इसमें हमने व्हील ऑफ अवेयरनेस पढ़ा था, और उसमें हम क्या कर सकते हैं कि लेट द क्लाउड्स ऑफ इमोशंस रोल बाय, जो आज हमने पढ़ा है। शिफ्ट का कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा है। एक्सरसाइज द माइंड साइट, ये हमने आज कंप्लीट किया है। सो दिस इज हाउ यू कैन इंटीग्रेट विद योर सेल्फ। अच्छा, लेकिन विद द इंटीग्रेशन ऑफ सेल्फ हमने जो अगली चीज पढ़ी थी, इंटीग्रेशन द सेल्फ इन अदर्स, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया था कि वायर्ड फॉर वी, कि हमने एज ए वी काम करना है। अब इसमें हम कर क्या सकते थे, हमारे पास दो स्ट्रेटजीज थी। सबसे पहली स्ट्रेटजी थी एंजॉय ईच अदर, बिल्ड फन इन टू द फैमिली, ठीक है। एज ए फैमिली हमने इस पे काम करना है। एंड कनेक्ट थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन को जो है वो डिसमिस नहीं करना, पास बाय नहीं करना, बल्कि हमने उसी को मोमेंट ऑफ कनेक्ट इंशाल्लाह बनाना है, ताकि हम एज ए होल ब्रेन जो है वो उसको यूज कर सकें। अच्छा, इस बुक के एंड पे उन्होंने होल ब्रेन एजेस एंड स्टेजेस दिए हुए हैं, जिसमें इन्फेंट एंड टॉडलर 0 to 3 की एज दी हुई है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरी दी हुई है प्री स्कूलर 3 to 6। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक दी हुई है 6 to 9, ठीक है। 6 to 9 के बाद उन्होंने दी हुई है जनाब यस 9 to 12, और 9 to 12 के बाद उन्होंने इसकी एक्नॉलेजमेंट्स दी हुई है, ठीक है। अब ये टाइप ऑफ इंटीग्रेशन किस तरह बच्चों के साथ जा सकती है, तो ये एज ग्रुप्स के साथ अवेलेबल है, और ये उन्होंने बहुत इजीली, बिल्कुल इजी वे में सिर्फ आपको विद इन 2 लाइन्स हर चीज जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। सो आई होप कि द होल ब्रेन चाइल्ड का एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गुजरा होगा, और इस बुक से आपने बहुत सारा बेनिफिट हासिल किया होगा। और इस बुक के साथ ही इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट बुक है, दैट इज अबाउट द सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी। अगली बुक को इंशाल्लाह अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबसे इसको एक्सेप्ट करे, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मे अल्लाह ब्लेस यू विद द विजडम, एंड मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ अस विद द विजडम इंशाल्लाह, आमीन। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।